चलो तो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है कि भाई आपको इसमें पावर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। पावर के फॉर्मूलों के अलावा आपको फ्यूज वगैरह सर्किट ब्रेकर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो होना जरूरी, ताकि चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई होके आप समझ सकें यहाँ पे कि अरेंजमेंट जो है सर्किट जो है वो सही बना हुआ है नहीं बना हुआ है, तमाम बातें। क्वेश्चन ये बोलता है कि इन ईच ऑफ द सर्किट्स शोन बिलो देयर इज अ शॉर्ट सर्किट इन विच सर्किट डज द फ्यूज ब्लो एंड मेक द सर्किट सेफ टू रिपेयर। किसके अंदर फ्यूज ब्लो हो जाएगा और सर्किट जो है वो रिपेयरेबल रहेगा। देखिए फ्यूज हमेशा आपके सर्किट की एंट्रेंस पे लगता है और लाइव वायर पे अटैच होता है। फ्यूज हमेशा सर्किट की एंट्रेंस पे लगता है और लाइव वायर पे अटैच होता है। लाइव वायर पे अटैच होने की वजह ये होती है उसकी कि बीइंग ऑन द लाइव वायर वो इलेक्ट्रिकल पावर की जो मेन सोर्स है उसे कट कर देगा। अगर इन केस फ्यूज मेल्ट होता है तो इलेक्ट्रिकल पावर की जो मेन सोर्स है उसे कट करेगा। न्यूट्रल वायर पे लगा देने से जो पावर सोर्स है वो कट नहीं हो रही। अगर कहीं कोई दूसरा रूट बना हुआ है, शॉर्ट सर्किट ऐसा होगा कि भाई ग्राउंड से कांटेक्ट बन गया या कुछ ऐसा सिलसिला हो गया, तो उस वक्त उस सिचुएशन में आपका सर्किट ब्रेक नहीं हो पाएगा। सही। और वो करंट जो है वो लाइव वायर से आके अर्थ वायर के थ्रू या किसी और वायर के थ्रू ग्राउंड की तरफ जाना शुरू कर दे। तो हमारा जो यहाँ पे सिलसिला होता है वो ये होता है कि हम हमेशा लाइव वायर पर अटैच करते हैं फ्यूज। तो इसमें लाइव वायर के ऊपर सिर्फ ए और बी में अटैच हुआ है, बाकी सी और डी में न्यूट्रल वायर के अंदर अटैचमेंट हुई हुई है आपके फ्यूज के। तो मैं सी और डी रिजेक्ट कर दूंगा सबसे पहले। अब बचता है ए या बी। इसके अंदर हमारी सजेशन ए होगी, क्योंकि सर्किट में एंटर होने से पहले ही हमारे पास जो है वो फ्यूज मौजूद है। बी में ये है कि फ्यूज शॉर्ट सर्किट के बाद मौजूद है, मतलब लाइव वायर से हैवी करंट अगर आता है तो इस वायर से बहुत अमाउंट हाई अमाउंट ऑफ हैवी करंट जो है वो ट्रेवल करके न्यूट्रल में चला जाएगा, और जो इस साइड पे पूरी सर्किटरी है उसको डैमेज भी करेगा। मतलब मेन लाइन में नुकसान होने का खतरा है। इसमें जो मेन इलेक्ट्रिकल लाइन आ रही है उस पर नुकसान होने का खतरा होता है अगर आप शॉर्ट सर्किट यहाँ हो जाए। ये ऐसी बात है कि घर के बाहर जो आपकी वायरिंग चल रही होती है पोल्स वगैरह पे, वहां शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वहां शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होगा कि पूरी लाइंस खराब हो जाएंगी। इसलिए हमारा सजेशन ये होगा कि भाई घर की सर्किटरी में एंटर होने से पहले ही आपने लाइव वायर अटैच किया हुआ है कि अगर बाय चांस शॉर्ट सर्किट होता है जैसे यहाँ पे दिखाया गया, तो जब करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तो ये फ्यूज मेल्ट कर जाए, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर आ जाएगा ना हाई करंट की वजह से। जैसे ही फ्यूज मेल्ट करेगा आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, लैंप स्विच ऑफ, करंट फ्लो ना खत्म। तो सबसे बेहतरीन कनेक्शन जो पोजीशन जो है वो इस वक्त फ्यूज की वो पोजीशन ए के अंदर दिखा जाए। इसमें कोई मसला कंफ्यूजन? चलो भाई एमसीक्यू नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 बोलता है इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क 240 वोल्ट्स इन 2500 वॉट्स। आपको पावर दे दी और आपको वोल्टेज दे दी है। 4 फ्यूजेस आर अवेलेबल, ठीक है, of values 5 ampere, 10 ampere, 13 amperes and 30 amperes. Which fuse should be used? किस फ्यूज का इस्तेमाल किया जाए? तो जनाब आपके पास वोल्टेज और पावर है। सबसे पहले तो ये निकालो कि ऑपरेटिंग करंट कितना है, जो कि पावर इक्वल्स आई वी से आपको मिलेगा। तो 2500 पावर हो गई, वोल्टेज हो गया 240। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2500 अपॉन 240 को, turns out to be 10.4। सी, अब आप मुझे बताओ फ्यूज कितने एम्पियर रेटिंग का लगाना चाहिए। 4 ऑप्शन है, 5, 10, 13 और 30। कौन सी एम्पियर रेटिंग आपके लिए सूटेबल है फॉर अटैचमेंट ऑफ द फ्यूज? चैट बॉक्स में बता दूंगा। 10
घंटे चीजों का इतिहास से इस्तेमाल करो, ये तुम्हारा यही काम है। मतलब ये भी नहीं कर सकते हो। अब इसमें बता देना, माइक ओपन करने से बेहतर ये है कि आप इसी में बता दो, शोर ज्यादा आ जाता है ना इसलिए। ठीक है, ठीक है, शाबाश। You can use an ampere rating of 13 amperes in order to have the fuse ratings over here. 30 amperes बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम 30 amperes की तरफ नहीं जा रहे। बाकी तो लो एम्पेयरिंग आपको मौजूद। अब वो बोलते हैं plug is wrongly wired as shown. It is connected to an old vacuum cleaner which has a metal casing. ये एक रॉन्ग वायर कनेक्शन हुआ है, एक मेटल कंटेनर, एक मेटल वैक्यूम क्लीनर के साथ इसका कनेक्शन भी बना। मतलब ये जो स्विच है ये एक मेटल वैक्यूम क्लीनर का है। वो बोलते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग द प्लग वायर्ड इन दिस वे। इस तरीके से वायरिंग का इफेक्ट क्या होगा। अब अगर आप एक बात गौर करो तो ये जो ग्रीन और येलो वायर है ये अर्थ वायर है, और ये ब्राउन वायर जो है ये लाइव वायर है। ब्लू वाला वायर आपका न्यूट्रल है। इस वक्त गड़बड़ ये हुई है कि अर्थ वायर और लाइव वायर आपस में कनेक्ट हुए हैं एक ही पॉइंट के अंदर। ये ऐसा है कि करंट लाइव वायर से आएगा और अर्थ वायर से वापस चला जाएगा। ये वाली पोजीशन सेट हुई, करंट लाइव वायर से आया और अर्थ वायर से वापस चला गया। तो बोलते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग द प्लग वायर इन दिस वे। सबसे पहले द फ्यूज इन द प्लग ब्लोज, एक ऑप्शन ये था। द मेटल केस इज लाइव, द न्यूट्रल वायर मेल्ट्स एंड द वैक्यूम क्लीनर कैचेस फायर। 4 ऑप्शंस है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं एक डायग्राम यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहूंगा। कि भाई एज्यूम करें ये हमारा वैक्यूम क्लीनर था, ठीक है। इसमें हमने कोई मोटर अटैच की हुई थी। ये आया लाइव वायर, ब्लू कर देता हूँ, ब्राउन जो भी है, सही। एक जा रहा है न्यूट्रल वायर, और एक है अर्थ वायर। अच्छा, अर्थ वायर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अर्थ वायर जो होता है वो बॉडी के साथ कांटेक्ट में होता है हमेशा। तो ये अर्थ वायर है जो कि बॉडी के साथ कांटेक्ट में है। अब यहां पे क्या दिख रहा है कि लाइव वायर और अर्थ वायर का कांटेक्ट हो चुका है। इसका मतलब एक तरह से ये हुआ है कि ये लाइव वायर अर्थ के साथ कांटेक्ट में था और अर्थ वायर बॉडी के साथ कांटेक्ट में था। तो अगर लाइव वायर और अर्थ वायर जुड़ गए तो नतीजा कुछ ये हुआ है कि आपकी जो बॉडी है वो लाइव हुई। अच्छा, फ्यूज आपने लगाया हुआ है, यहाँ लाइव वायर क्यों, सही, क्योंकि बॉडी लाइव नहीं हुई। इसको तरफ गौर से देखो। आपने फ्यूज लगाया हुआ लाइव वायर के ऊपर, सही, ये वाली सिचुएशन हुई है। करंट यहां से आता है बेटा, याद रखना। अगर स्विच के अंदर देखो ना तो करंट यहां से आएगा, ऐसा होता हुआ ये जाता है आपके सर्किट के अंदर, सही, क्योंकि करंट यहां से एंटर होता है। स्विच है ना ये, लाइव वायर के अंदर से करंट नहीं आता, वायर के अंदर करंट जा रहा होता है। ये स्विच का हुआ है, ये मेन लाइन की नहीं है वायरिंग, स्विच के बारे में। तो जो करंट है वो फ्यूज के थ्रू, मतलब लाइव वायर में से फ्यूज के थ्रू होता हुआ आएगा। और उसके बाद 2 ऑप्शन है, ब्राउन में भी जाने का और ग्रीन येलो लाइन में भी जाने का। तो करंट लाइव वायर से आएगा, कंडक्ट होता हुआ अर्थ से बाहर। इससे क्या होगा, करंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अर्थ वायर लो रेजिस्टेंस का होता है, करंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपका जो फ्यूज है
वो ब्लो कर जाए, ये मसला होगा, जो फ्यूज है वो ब्लो कर जाए, कि आपके पास करंट आया फ्यूज से होता हुआ, जैसे ही वो एंट्रेंस पे पहुंचा, एंट्रेंस समझ लो ये वाले पॉइंट है, ये और ये दोनों एक ही चीज है, जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है, दे बोथ आर द सेम थिंग, सेम पॉइंट्स। जैसे ही आपके पास बॉडी के अंदर एंट्रेंस की बारी है, लाइव और अर्थ वायर दोनों कनेक्ट हुए हुए थे, क्या करेगा भाई, लाइव वायर से करंट आके अर्थ में चला जाए, आगे भी जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आगे नहीं जाएगा, करंट आगे भी फ्लो करता हुआ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अर्थ वायर की तरफ भी रास्ता है ना, तो अर्थ वायर की तरफ भी फ्लो कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो फ्यूज है उसके अंदर से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वो मेल्ट कर जाएगा, आपका पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मतलब यही समझते हैं, एक तरह से वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट होगा, ऑफ हो जाएगा, क्यों भाई ऑफ हो गया, भाई फ्यूज मेल्ट हो गया। बात समझ में आई, अभी भी कंफ्यूजन है? Excuse me. चलो भाई, फिर एमसीक्यू नंबर 4, यस आंसर। A lamp rated 6 volts, 2 amperes, switched on for 60 seconds. How much energy is used? Energy मांगी जा रही, 6 volts, 2 amperes, operating for 60 seconds. Energy का फॉर्मूला IVT, याद आएगा 720 जूल्स। बेटा एनर्जी निकालनी है, 12/60 क्यों कर रहे हो? एनर्जी तो पावर इनटू टाइम होता है ना, ये IV पावर है और टाइम सेकंड्स में है, पावर इनटू टाइम अप्लाई करो, 6 into 2 into 60, 5 का जवाब दो जरा खुद, आसान सा है, बहुत आसान है, 5 का जवाब दो। बेटा एनर्जी पावर अपॉन टाइम नहीं होती, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी जो हो जाएगी वो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 5 का बताओ जल्दी से जवाब क्या होना चाहिए। उसने आपको ये दे दिया है कि लैंप की पावर रेटिंग क्या है, लैंप 12 वॉट्स के ऊपर काम कर रहा है इसमें, वो आपसे वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स मांग रहे हैं। ठीक है हाँ भाई, बाकी हजरात
पावर इक्वल्स IV का फॉर्मूला लगाओ ना। देखो ना, पावर 12 वॉट्स है, तो करंट और वोल्टेज की रीडिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि जो उनके प्रोडक्ट से वोल्ट पावर जो है वो 12 वॉट्स बन रही हो। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा, वो है सी, जिसमें इनके प्रोडक्ट से 12 वॉट्स की पावर बन रही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। ये किलोवाट वाला का भी सवाल कर लेते हैं। बोलते हैं 1 किलोवाट आवर एनर्जी कॉस्ट $0.24। How much does it cost to run a 2 kilowatt heater for 3 hours? सबसे पहले तो ये निकालो कि एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कितनी कंज्यूम है। एनर्जी निकलेगी पावर इनटू टाइम से। फर्क सिर्फ इतना होगा, इस वक्त पावर किलोवाट में होगा और टाइम आवर्स में होगा, ताकि एनर्जी भी किलोवाट आवर्स के अंदर ही है। तो हमारे पास जो पावर है दैट इज 2 किलोवाट्स, और जो टाइम है वो 3 आवर्स है। तो 6 किलोवाट आवर आपके पास एनर्जी कंजम्पशन हुई। 1 किलोवाट आवर $0.24 का है। तो 6 किलोवाट आवर्स में कितने डॉलर्स आपके कंज्यूम हुए होंगे या बिल चार्ज हुआ होगा, ये निकालना था। 1.44 डॉलर्स। ये आपको बिल आया। जरा कोई टेक्निकल सवाल देते हैं। 15 का जवाब हो सकता। 15 का। ठीक है भाई, ओ भरपूर आंसर आ गया सबका। क्या बात, सही है 16। अभी हमने डिस्कस किया था ये। हम्म, इस सर्किट का जवाब है, ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सवाल अच्छा। The experiment is set up to investigate how the current in the lamp changes with the potential difference. करंट लैंप के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस लैंप का आपको मेजर करना है। तो वोल्ट मीटर और एम्प मीटर की प्लेसमेंट्स के लिहाज से सवाल आया।
तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लगता है, कौन सा कनेक्शन आपको लगता है कि करेक्ट कनेक्शन? दो आंसर आए भाई अभी तक, इसके अंदर सोचा जा रहा है, लगता है काफी गौर से सवाल है। बाकी में तो 5-5, 6-6, 7-7 जवाब आ जाते हैं। देखो, अगर लैंप के अक्रॉस का वोल्टेज वेरी करना है तो लैंप को आपने कनेक्ट किस तरह से करना होगा ये देख लो। हमारे पास जितने ऑप्शन हैं सिवाय डी के, उन सब तरीकों से आप लैंप के अक्रॉस का वोल्टेज वेरी कर सकते हो सिवाय डी के इसलिए बोलो क्योंकि लैंप डायरेक्टली पैरेलल लगा हुआ है वो आपके बैटरी के सोर्स के। तो इसलिए डी में आप कुछ भी कर लो, आप लैंप के क्रॉस आने वाला वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, डायरेक्टली बैटरी के क्रॉस लैंप लगा हुआ है, तो डी को तो हम रिजेक्ट करेंगे सबसे पहले। अब बात ये आती है कि भाई बाकी ऑप्शंस में क्या वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू आपके पास लैंप के क्रॉस आने वाला वोल्टेज चेंज होगा? तो हाँ बिल्कुल, ए बी और सी तीनों के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो लैंप के क्रॉस आने वाला वोल्टेज चेंज होगा। क्योंकि देखो, सी के अंदर अगर मिसाल के तौर पे तो लैंप और वेरिएबल रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए, तो अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को वेरी करना शुरू कर दूं तो लैंप के क्रॉस आने वाला वोल्टेज चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। यही मामला बी के अंदर भी है। बी में भी ये वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है बेटा। इसमें ये जो डायल, ये जो एरो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये एरो अगर बिल्कुल एच पे चला जाता है तो इस वक्त पूरे रेजिस्टर के क्रॉस आने वाला वोल्टेज लैंप पे आ जाता है। पूरे रेजिस्टर का मतलब बैटरी के बराबर का वोल्टेज लैंप पे आता है, क्योंकि रेजिस्टर बैटरी के क्रॉस अटैच है। अगर ये कहीं दरमियान में होता तो आधा वोल्टेज आ रहा होता, मतलब अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट आ रहा होता। और अगर ये बिल्कुल स्टार्ट में लगा दिया जाता तो फिर 0 वोल्ट आता लैंप के ऊपर, क्योंकि लैंप किसी भी वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस नहीं कनेक्ट हुआ होगा ना। लैंप के दोनों टर्मिनल्स ऐसे होते हैं कि भाई अगर ये लैंप है, इसके दोनों टर्मिनल्स एक ही जगह पे कनेक्ट हो गए, ये मिसाल ऐसी हो जाती है, ये दोनों टर्मिनल्स एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो गए वैसे, तो इसकी वजह से लैंप नहीं जलता। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते, अब ये सिलसिला होता है कि लैंप जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल पाता। तो बात ये है सारी। अब
सिचुएशन हमारे पास कुछ यहाँ यूं आती है कि भाई है कौन सा ठीक ऑप्शन। देखिए इसको मैं जरा इरेज कर दूं। सी में मसला एक छोटा सा है। सी के अंदर मसला ये है कि जो वोल्टमीटर लगाया हुआ है ना, वो आपने लैंप और रेजिस्टर दोनों के क्रॉस लगा दिया है, जिसकी वजह से इशू ये आ रहा है कि जो वोल्टमीटर रीडिंग लेगा वो बैटरी के वोल्टेज नोट कर लेगा बजाय लैंप के और वेरिएबल रेजिस्टर का वोल्टेज नोट करने के। तो आप बड़े वेरिएबल रेजिस्टर को कितना इंक्रीज कर दें, कितना डिक्रीज कर दें, कुछ भी कर दें, उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला वेरिएबल वोल्टमीटर की रीडिंग पे, क्योंकि वो तो बैटरी का वोल्टेज नोट कर रहा है। वो तो लैंप और वेरिएबल रेजिस्टर दोनों के रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर का वोल्टेज नोट कर रहा है। मसला सारा ये है। इस वजह से सी will not be able to give us the right answer. C will not be able to give us the right answer. उससे वोल्टमीटर की रीडिंग ही चेंज नहीं हो रही होगी, मैं वेरिएबल रेजिस्टर बढ़ा दूं या कम कर दूं, हर दफा सेम रीडिंग मिलेगी वोल्टमीटर के ऊपर। बचता हमारे पास ए और बी है। ए में और बी में दोनों में वोल्टमीटर लैंप के अक्रॉस वोल्टेज दे रहा है, तो वोल्टमीटर की कहानी तो दोनों के अंदर करेक्ट है, लेकिन हमें करंट चाहिए था लैंप का। करंट जो हमें चाहिए वो लैंप का करंट चाहिए। ए के अंदर जो करंट मिल रहा है वो लैंप का नहीं मिल रहा, बल्कि वो बैटरी में से इमर्ज होने वाला करंट मिल रहा है। और ये पैरेलल पॉइंट था, यहाँ पे जंक्शन था, यहाँ पे आने के बाद करंट डिवाइड हो जाएगा। जो करंट आई आ रहा है ये I1 और I2 में ब्रेक हो जाएगा। लैंप के अंदर I2 जा रहा है, ना कि I जो बैटरी में से इमर्ज हुआ है। आपको जो एमीटर ऑप्शन ए के अंदर प्लेस हुआ है वो बैटरी से इमर्ज होने वाला करंट दे देगा, और रजिस्टर लैंप के अंदर से जाने वाला करंट नहीं देगा। इस वजह से ए भी गलत हो गया, आंसर बनता है बी। ये लैंप के साथ लगाया हुआ है सीरीज में एमीटर, और लैंप के पैरेलल में लगाया हुआ आपने वोल्टमीटर, ये वाला कौन सा। बात समझ में आई है। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात ना समझ में आई हो जो मैंने एक्सप्लेन की है अभी चार ऑप्शंस के अंदर कि भाई कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। बिल्कुल अच्छा, देख लो। देखो बेटा, पोटेंशियल डिवाइडर का जो काम होता है ना, एज द नेम सजेस्ट्स, वोल्टेज डिवाइड करने का होता है। सी, दो तरीके के पोटेंशियल डिवाइडर्स होते हैं हमारे पास। एक तो ये है कि भाई आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टर हो और उसके साथ एक फिक्स रेजिस्टर लगा हो, और अक्रॉस में आपके बैटरी। एक ये होता है। दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर ऐसा होता है कि आपके पास एक पोटेंशियोमीटर हो, सही है, और उसके पैरेलल में आपने कोई रेजिस्टर लगा दिया हो, और आपके पास एक जंक्शन हो जिसको आप उस रेजिस्टर के अक्रॉस राइट और लेफ्ट पे मूव कर सके, और बाकी आपका पूरा सर्किट जो है वो ऐसे यहाँ पे मौजूद है। बेटा, मास एमीटर हमेशा सीरीज के अंदर प्लेस होता है, कभी भी पैरेलल के अंदर प्लेस नहीं, क्योंकि एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो अज्यूम करते हैं हम आइडियली कि जीरो है। अगर एमीटर किसी कंपोनेंट के पैरेलल में लग गया ना, तो वो कंपोनेंट में से करंट पास नहीं होने देगा, सारा करंट एमीटर में से गुजर जाएगा, और
इसके नतीजे में अक्सर हम बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट है। आपका जो एमीटर है वो कंपोनेंट को चलने ही नहीं देगा, क्योंकि करंट जाएगा तो कंपोनेंट चलेगा ना। एमीटर में से गुजर जाता है सारा करंट, उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो आइडियली जीरो होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई एमीटर को कभी भी सीरीज पैरेलल में ना लगाएं, एमीटर हमेशा सीरीज में लगे। और दूसरी लॉजिक उसकी ये भी है कि भाई इफ यू वांट टू मेजर द करंट, इट्स लाइक द फ्लो ऑफ वाटर ना। तो अगर आप वाटर का फ्लो मेजर करना चाहते हो तो यू हैव टू प्लेस योर इंस्ट्रूमेंट इन द फ्लो ऑफ वाटर। पानी के फ्लो में इंस्ट्रूमेंट प्लेस करोगे या पानी उस इंस्ट्रूमेंट में से गुजर के जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि पानी का फ्लो कितना है। इसी तरह करंट का मामला है, if the current needs to actually like flow through that component of the circuit, ताकि एमीटर में से फ्लो करे तो पता चले ना भाई करंट कितना है। आप पैरेलल में लगा दोगे तो आप क्या करोगे, एक रीरूट, एक डिटोर दे दोगे, करंट घूम के चला जाएगा एमीटर के अंदर से और बाकी कहीं से पास नहीं होगा। ये इशू होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों कंपोनेंट मैंने दिखा दिए। अब मामला ये होता है कि जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेट्स से इसको मैं R1 बोलता हूँ, इसको मैं R2 बोलता हूँ। अब जब मैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर ज्यादा वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा, V1 इंक्रीज हो जाएगा और V2 जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज तो फिक्स्ड है ना। अब अगर V1 ज्यादा हो रहा है फिर V2 कम होना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज कंजर्वेशन के मामला खराब हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाएगी। यहाँ पे जो दूसरा सर्किट है उसमें ये सिलसिला होता है कि जब आपका ये पोटेंशियोमीटर होता है या पॉइंट होता है, इसको इस पूरे रेजिस्टर में कहीं भी रखा जा सकता है। अगर आप इसको पॉइंट ए पे रख देते हैं, इस जंक्शन को, तो आपके पास यहाँ पे रीडिंग जीरो आएगी, 0 वोल्ट आएगी लैंप के अक्रॉस। क्यों रीडिंग जीरो आएगी, क्योंकि भाई दोनों जंक्शन सेम पॉइंट पे प्लेस हुए हैं। आपका लैंप का पहला वाला पोर्ट भी उसी पॉइंट पे है, यानी पोर्ट नंबर 1, और जो पोर्ट नंबर 2 है वो भी वहीं कनेक्ट हुआ है। रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, तो आपको कोई रेजिस्टर कंसीडर करना पड़ता है जिसके अक्रॉस का वोल्टेज आपको मिले। तो अगर आप ए पे रख देंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो जीरो आ रही होगी, इस वजह से वोल्टेज जीरो आ रहा होगा। लैंप के अक्रॉस उस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होगी, लिहाजा वोल्टेज जीरो होगा। हाँ, अगर आप बी पे प्लेस करते हैं बिल्कुल मिडवे, दरमियान में, आधी रेजिस्टेंस आपने कंसीडर की है अभी, तो अगर रेजिस्टर के ऊपर 10 वोल्ट पूरा पूरा ड्रॉप हो रहा था तो आधे रेजिस्टर पर 5 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो आपके लैंप के अक्रॉस जो है वो 5 वोल्ट आ जाएगा। मतलब जितना वोल्टेज रेजिस्टर पे होगा उतना ही वोल्टेज लैंप पे आएगा, क्योंकि ये लैंप उस रेजिस्टर से पैरेलल हो गया है। और अगर आप सी पे प्लेस कर देते हैं तो जो पूरा वोल्टेज आपके रेजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा है वो पूरा पूरा लैंप पे आ जाएगा, क्योंकि अब लैंप कंप्लीटली इस रेजिस्टर के साथ पैरेलल में। अगर पहले 10 वोल्ट था, अभी भी आपके पास 10 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये तीनों रीडिंग्स आपको मिल जाए, 0, 5 और 10 वोल्ट। बात समझ में आई? चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलते हैं figure 9.1a shows a room heater. Figure 9.1b is a diagram of the electric circuit of that heater. The fuse has not been drawn on the circuit diagram of figure 9.1b.
On this figure, draw the symbol for a fuse in the correct position. तो जरा आप लोगों को मैंने बोला था ना कि अपने पास पेपर और पेंसिल रखिएगा, सर्किट आपके पास मौजूद है, जरा फ्यूज ड्रॉ करके मुझे बताइए कि कहाँ होना चाहिए। मैं व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों के जवाब का वेट कर रहा हूँ। मुझे खाली कोई ये ना बोले कि भाई फला वायर के ऊपर, मुझे लोकेशन बताओ, फ्यूज की पोजीशन क्या होगी। ठीक है मारिया, आपकी फ्यूज की प्लेसमेंट परफेक्ट। हाँ भाई, बाकी हजरात इंतजार करते करते मुझे बूढ़ा मत कर देना भाई, भेज भी दो अब। फ्यूज की प्लेसमेंट कहाँ होती है ये आपको याद होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, ठीक है सन, योर एरो पॉइंट्स टू द राइट पॉइंट।
बाकियों को आंसर नहीं आ रहा है या बाकियों को जवाब देने का मूड नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो बस फिर स्ट्रेट चलते चले जाते हैं। ठीक है स्नेह, करेक्ट पोजीशन। जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन मुझे चैट बॉक्स में बताई है उनके लिए भी ठीक है। स्टेट द पार्ट ऑफ द रूम हीटर टू विच अर्थ वायर इज कनेक्टेड। रूम हीटर के किस पार्ट के साथ अर्थ वायर कनेक्ट होता है? तो आपको याद आना चाहिए अर्थ वायर हमेशा मेटल बॉडी के साथ यानी केसिंग के साथ अटैच होता है। अटैच टू द केसिंग ऑफ हीटर। सही, अंदर लगे हुए मोटर्स और इन सब चीजों के साथ अटैच नहीं होता, हमेशा केसिंग के साथ अटैच हुआ। तो उसके बाद बोलते हैं अर्थ वायर रिड्यूसेस द चांस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक या अ फॉल्ट डेवलप्स इन द रूम। सही है। State one fault that causes an electric shock when a person uses the room heater without an earth connection। कोई फॉल्ट बताइए जिससे इलेक्ट्रिक शॉक आ जाए और अर्थ कनेक्शन ना हो और इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस हो जाए। तो भाई एक रीजन तो ये हो सकता है कि आप डैम्प कंडीशन के अंदर एक्सपेरिमेंट बोल लो, हीटर को जब ऑपरेट कर। दूसरा, आपकी वायर जो है वो उसकी जो इंसुलेशन है वो खराब हुई हुई हो, लाइव और अर्थ वायर का कांटेक्ट बन जाए। इन वजूहात के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा। सही, आप डायरेक्टली अनइंसुलेटेड लाइव वायर को टच कर लो या अनइंसुलेटेड न्यूट्रल वायर को भी टच कर लो जब सर्किट चल रहा हो। जब सर्किट चल रहा होता है तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर इक्वल डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो कि भाई डैम्प एनवायरनमेंट। सही, दूसरा मसला आप ये लिख सकते हो कि भाई आपके पास लाइव वायर uninsulated and comes in contact with neutral या ह्यूमन बॉडी, उसके साथ कांटेक्ट बन जाए उसका। हाँ ना, मेटल बॉडी के ऊपर वो आ जाएगा ना, आपके पास लाइव हो जाएगी। चार्ज तो नहीं कहूंगा मैं, खैर एक तरह से कह सकते हो चार्ज, लेकिन असल बात उसमें ये है कि वो मेटल बॉडी जो है उसमें वो आ जाएगा आपके पास, कह लो कि हाई पोटेंशियल आ चुका हो। एक्सप्लेन हाउ यूजिंग एन अर्थ कनेक्शन प्रिवेंट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। अर्थ कनेक्शन से इलेक्ट्रिक शॉक कैसे प्रिवेंट होता है? तो देखो भाई, अर्थ कनेक्शन से इलेक्ट्रिक शॉक कैसे प्रिवेंट होगा कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि अर्थ वायर जो है वो क्या करेगा, वो करंट को डायरेक्टली ग्राउंड की तरफ डायरेक्ट कर देगा। जब करंट ग्राउंड की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा तो आपके पास कह लो कि करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा, फ्यूज उसकी वजह से मेल्ट हो जाएगा और आपका सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो चुका हो। और इसको जवाब के अंदर इस तरह से लिखेंगे, when fuse melts and break the circuit from live wire, this current passes through earth and increases। मेरा इसके बाद इरादा है लेक्चर की तरफ जाने का। मैं एक दो सवाल कराना चाह रहा था ताकि इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन मुकम्मल हो जाए।
उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा कि लेक्चर्स हमें कहाँ पे शुरू करने हैं, क्योंकि मैंने मैग्नेटिज्म आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है वैसे। तो चलो वैसे ही भी जिक्र कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप में से किसी ने अब तक उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो वो लेक्चर्स देखे या नहीं देखे? मैंने ड्राइव के ऊपर आप लोगों को लिंक दे दिया था उसका। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर मैं डिसाइड करता कि मैं अभी मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दूं या फिर मैं वेव्स और लाइट की तरफ आप लोगों को लेके चला जाऊं। तो ये है कि हम किसी एक डोमेन के ऊपर वर्किंग करते हैं ना, तो मैग्नेटिज्म भी चले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तमाम चीज़ें। या फिर ये है कि फिर हम लाइट की तरफ उसकी थ्योरी आप एक्सप्लेन करने में लग जाता, फिर उसके कॉन्सेप्ट सीधे कर देता मैं। कॉन्सेप्ट तो फिर आप खुद भी कर दोगे। उसने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आप जाए, तो वहाँ पे लेक्चर्स का लिंक मौजूद है बेटा। उस लिंक के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला बेटा, इसका मुझे इल्म नहीं है कि अक्टूबर नवंबर स्कूल में हो रहे हैं या नहीं, हो सकता है, लेकिन अभी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है मारिया, गुड है। हसनैन बेटा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओ। ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, उसके अंदर मैंने लिंक लिखा हुआ है। तो अभी तो मुझे खैर फिलहाल ये बताओ कि शुड वी स्टार्ट विद लाइट एंड लेंसेज और शुड वी स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म? क्योंकि देखो मैग्नेटिज्म का लेक्चर अवेलेबल है, सही, आप मेरा ही पढ़ाया हुआ है सारा, सही, आप वहां से रीड कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, पीडीएफ भी है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इट वुड बी लाइक रिपीटिंग फॉर मी द सेम थिंग व्हिच यू कैन स्टडी फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हाँ, अगर कोई मसला होता है तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। वो लेक्चर स्टार्ट से बेसिक मैग्नेटिज्म से। मतलब इसमें मैग्नेटिज्म से बात शुरू होती है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही है, फोर्स और चार्ज पार्टिकल, ये तमाम बातें जो हैं वो आपके पास आती हैं, और फिर डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर लाइट शुरू करते हैं अभी। गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट तुम लोग भी रिलैक्स करो, फिर लाइट के लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
चले भाई शुरू करते हैं हम जरा। Let me open up files for light waves and stuff. हम शुरुआत जनरल वेव से ही करेंगे, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे लिए आसान रहे। यार एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर, मेन डेस्क ऑफिस का तो नंबर मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास सारे ऑफिशियल्स लोगों का नंबर है, इस वजह से थोड़ा सा उनके नंबर शेयर करने में पता ना टेंशन रहती है। मैं तो मुझे मैसेज करना, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी बात में रेलेवेंट बंदे तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। चले भाई, तो हमारे पास जो कंटेंट है, ये नोट्स नहीं है, मेरी लेक्चर वर्कबुक है, तो मैं जो भी चीज़ें होंगी इसमें लिखता चला जाऊंगा साथ साथ। सही है, इसके लिहाज से फिर देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा जरा। नाउ इट्स बेटर। चले भाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल वेव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो टू बिगिन विद, सबसे पहली चीज हमारे पास जनरल वेव प्रॉपर्टीज के अंदर आती है वो ये है कि वेव की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इस हिसाब से इसको लेके चलो। तो देखिए भाई, वेव की जब आप डिफाइन करना शुरू करते हो, वेव बेसिकली, अच्छा एक और चीज, इसको थोड़ा मैं चाहूंगा कि फास्ट पेस कर देता हूँ। लेट मी ओपन अप माय नोट्स। मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ ताकि यह है कि हमारे ये चीज़ें थोड़ी फास्ट पेस हो जाए, थोड़ा स्लो स्लो चलेगा। खत्म करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है सर में। इसमें ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें लिखी भी होंगी ना, तो ये है कि हेल्प हो जाएगी हम सबको। मैं नोट्स ही शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा भाई, तो when you're starting with the general wave properties, सही है, तो आपके पास ये बोला जा रहा है कि भाई वेव जो है जनरल वेव प्रॉपर्टीज के लिहाज से, वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सही, दो डेफिनेशंस होती है वैसे। एक डेफिनेशन तो ये है कि वेव इज डिफाइंड एज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, और एक डेफिनेशन होती है वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सेकंड डेफिनेशन जो है वो ज्यादा अच्छी है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? ये अच्छी होने का मतलब क्या होता है? देखो, जब मैं बोलता हूँ कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, तो सबसे पहले वो बच्चा हाथ रेस करेगा जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ी हुई हो। वो छूटते मुझे बोलेगा कि सर, हमने तो पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो बगैर मीडियम के ट्रेवल कर जाती हैं। तो क्या वेव की ये डेफिनेशन उन पे फिट बैठती है? सवाल आता है कि हाँ यार, ये तो सही बात है। इस चीज के दो जवाब है। पहला तो ये कि ओ लेवल के लिहाज से कि हाँ बेटा,
वो जो है आप कह लो कि हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे मीडियम नहीं होता, तो इसलिए पहली वाली डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं फिट बैठ रही। दूसरा जवाब जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल जवाब है। टेक्निकल जवाब ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो असल में अगर सही तरीके से बोलूँ तो दे आर नॉट वेव्स, दे आर नॉट जस्ट वेव्स, शुड आई रादर से, सही है? उनमें पार्टिकल नेचर भी होता है। इट्स अ वेरी बिग डिबेट। ये लाइट के ऊपर 100 साल का फड्डा था कि लाइट पार्टिकल है या नहीं। 100 साल के बाद ये मसला रिजॉल्व हुआ था आइंस्टाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स की वजह से और मैक्स प्लैंक के कुछ आइडियाज की वजह से। ये आप E2 फिजिक्स में पढ़ते हो, ये फड्डा रिजॉल्व कैसे आया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का थोड़ा सा मामला ना बड़ा टेढ़ा है। तो वो वैक्यूम में ट्रेवल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि दे आर नॉट प्योर वेव्स, वो प्योर वेव नेचर नहीं रखती, वो वाटर वेव्स की तरह नहीं है, वो साउंड की तरह नहीं है, उनका नेचर बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए पहली वाली डेफिनेशन उन पे भी सही बैठती है कि भाई जब वो प्योर वेव्स ही नहीं है तो उनके ऊपर ये डेफिनेशन फिट क्यों कर रहे हैं। हम प्योर वेव्स के ऊपर बात करें अगर, तो हाँ, हर प्योर वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अलावा हर जितनी भी वेव्स हैं, प्योर वेव्स हैं, दे ऑल नीड अ मीडियम to travel from one point to another, and yes they are a disturbance in a medium। जब वेव ट्रैवल करती है तो वो मीडियम में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। जैसे साउंड है, एयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, सही है। वाटर वेव्स हैं, वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। सीज्मिक वेव्स हैं, सही। साइज्मिक वेव्स आपके अर्थक्वेक के दौरान जो प्रोड्यूस होती है वो जमीन के अंदर आपके पास अर्थ के डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, तो दे ऑल आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्टर्बेंस, जिससे वो एनर्जी आगे प्रोपेगेट करती है। एक रोप है, उस रोप में झटका मारो तो वेव बनती है। So they all are there, they all are existing, and they are producing a disturbance in a medium. The first definition is also completely valid for pure waves. ऐसा नहीं है कि pure waves से वो definition गलत हो रही है। लेकिन मेरा जो असल मजा क्या तो कि अच्छी जो definition लगती है मुझे खुद भी और एग्जामिनर दोनों एक्सेप्ट करता है, वो ये है कि wave is a mode of transferring energy from one point to another। सही। इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। This thing makes it very much clear. How is energy being transported? और जो फाउंडेशन प्रिंसिपल है एनर्जी का या वेव का, वो क्लियर होता है। इसमें हर किस्म की वेव फिट हो जाती है। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं वेव्स की, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस आती है। एक आती है मीडियम की बेसिस के ऊपर और एक आती है उसकी वाइब्रेशन के बेसिस के ऊपर। तो पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम है, मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसमें एक कैटेगरी है मैकेनिकल वेव्स और एक कैटेगरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे डू नॉट नीड ए मीडियम टू ट्रैवल। मैकेनिकल वेव्स नीड अ मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सही है। लिहाजा मैकेनिकल वेव्स दे कैंट ट्रैवल इन वैक्यूम, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। आपको पता है सन से लेके अर्थ तक लाइट भी पहुंचती है, हीट भी पहुंचती है, सही है, जबकि अर्थ और सन के दरमियान में वैक्यूम है। एक दौर था जो समझा जाता था कि भाई कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है बाय द नेम ऑफ ईथर, लेकिन अब तक कुछ ईथर की एग्जिस्टेंस के बारे में प्रूव नहीं हो सका। तो इसलिए वो एक बस एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है कि भाई ईथर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, सब कुछ भी नहीं है। मैकेनिकल वेव की एग्जांपल में वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, साइज्मिक वेव्स हैं, इन सबको मीडियम चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो, ये 7 वेव्स का कॉम्बिनेशन है। सही, इस 7 वेव्स का कॉम्बिनेशन आपके पास ये एग्जिस्ट करता है। फिर बात आती है ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर। ट्रांसफर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है कि भाई ये वेव प्रोपेगेट कैसे करती है, आगे कैसे बढ़ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ट्रांसफर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो एनर्जी ट्रांसफर। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, किस चीज की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन की बात हो रही है। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन किस चीज की है, तो ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो है ये है पार्टिकल्स की, या जो सोर्स है वेव प्रोड्यूस करने वाली उसकी वाइब्रेशन। ठीक है।
क्या आपके पास अप एंड डाउन ऑसिलेशन हो रही है, द पार्टिकल इज मूविंग अप एंड डाउन, और इसी तरह जो सोर्स है वो भी अप एंड डाउन मूव कर रही है। जितनी वेव में तमाम पार्टिकल्स होंगे वो सब अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करने का काम कर रहे हैं। और एनर्जी का ट्रांसफर जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, वेव आगे की तरफ जाती है। जैसे रोप है, रोप पे झटका हुआ तो जो आपने अपना हाथ मूव किया वो अप और डाउन डायरेक्शन के अंदर मूव, लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफर आपको नजर आया वो उसके परपेंडिकुलर नजर आया, इट वाज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये चीज जो है, दिस थिंग इज लाइक इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट गिव्स अस अ क्लियर आइडिया कि अच्छा भाई हाउ एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सही ना भाई, बात समझ में आई है? इस तरह से आपके पास ये वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आपकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफर के पैरेलल होती है, कि आपकी सोर्स बैक और फोर्थ मूव करती है और एनर्जी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही मूव करते हुए जा रही होती है। तो दे बोथ आर पैरेलल टू वन अनदर। एक लाउड स्पीकर को देखना, कभी साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक लाउड स्पीकर या वूफर्स अगर हो तो वूफर्स के डायफ्राम को देखना हमेशा बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा होता है। अरे तुम लोग कैसे हो मुझे बताते तो सही, मैंने तो स्क्रीन भी नहीं देखी। अब मैंने देखा कि तुम लोग की स्क्रीन नहीं आई, बिल्कुल भूल गया था स्क्रीन शेयर हुई है। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो होती है वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के आपके पास। ऐसे केसेस में ना कभी अगर मेरे जहन से निकल जाया करे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए। तो अब अगर मैं इसकी एनिमेशन दिखाऊं आपको कि भाई ये ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नजर किस तरह से आती हैं ट्रैवल करते हुए, ये है कि आपकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएगी। जरा ये खुल जाए, लिंक था मेरे पास, उसके बाद फिर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ उसे। बहरहाल जब तक आगे तो हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स के अंदर वाटर रिपल्स हो गए, जो वेव आप रोप में जनरेट करते थे वो हो गई, सही है। वेव जो स्प्रिंग के अंदर जनरेट हो रही है किसी भी, उसके अंदर ये तमाम वेव्स होती हैं आपकी ट्रांसफर्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल में सिर्फ एक आती है, वो होती है साउंड। ठीक, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक बात जो वेव के अंदर हमेशा याद रखना कि जब वेव ट्रैवल करती हुई जा रही होती है तो वो पार्टिकल्स को अपने साथ नहीं ले जाती। When the wave travels from one point to another, it does not carry away the particles with it. See? पार्टिकल्स जो है वो अपनी ही जगह पे होते हैं, बस फर्क ये होता है कि आपके पास ऊपर और नीचे या फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन की मूव करते हैं। मतलब एक पूल में हम सबने ऑब्जर्व किया होता है कि अगर बॉल कहीं दूर जाके गिर जाए तो कितना ही स्प्लैश कर लो आप बॉल को अपनी तरफ लेके नहीं आ पाते, अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं। आपको उस बॉल के काफी नजदीक जाना पड़ता है और उसको होल्ड करना पड़ता है। तो कुछ यही मामला आपके पास यहाँ पे भी आता है ट्रांसवर्सल लॉन्गिट्यूडनल के अंदर भी, कि भाई वेव्स दे डू नॉट ट्रांसपोर्ट द पार्टिकल्स विद इट। मैं जरा एक एनिमेशन के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको शायद थोड़ा सा स्मॉल अच्छा अंदाजा है। ये आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव है, उसके अंदर आप देख सकते हो जो रेड कलर का एक मार्क है, ये बता रहा है कि किस तरह से जो पार्टिकल है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो वेव है वो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होती हुई जा रही है। तो अगर ओवरऑल देखो तो इट अपीयर्स एज इफ द वेव इज मूविंग फॉरवर्ड, और जो पार्टिकल है उसकी मूवमेंट उसके 90 डिग्री के ऊपर। तो ये जो आपके पास ट्रांसफर्स की एग्जांपल है। लॉन्गिट्यूडनल को अगर आप देखो, कंप्लीट बढ़ा देता हूं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आप देखो कि जो जो रेड कलर की लाइन है उन्होंने आपको एक उस पार्टिकल की मिसाल देके दिखाई है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के दरमियान में आ चुका है। तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट तो है लाइन की, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट आगे नहीं हो रहा वो,
वो पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे, वो अपनी जगह पे बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो रिपल है, जो वेव जनरेट हुई है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। डिस्टर्बेंस जनरेट हुई वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये आपके पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का कॉन्सेप्ट है। ये ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं। और ये आप देख सकते हो कि किस तरह से ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस और क्रेस्ट और ट्रफ का मामला आता है। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल को देखो कि जब आपकी सोर्स आगे की तरफ बढ़ती है तो वो कंप्रेशन बनाती है, और जब वो पीछे की तरफ डिस्प्लेस होती है तो वो रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे आपके पास कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये एक दफा कंप्रेशन बन गया तो वो कंप्रेशन आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता हुआ जा रहा है, थ्रू आउट आगे की तरफ जा रहा है। और इसी तरह जो रेयरफैक्शन बन गया वो रेयरफैक्शन आगे की तरफ जा रहा है। अगर मैं ट्रांसफर्स के अंदर देखूं तो आपके पास क्रेस्ट और ट्रफ बन रहा है, हाईज और लोज प्रोड्यूस हुए हैं, और वो पूरा पूरा पोर्शन आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल का भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। खैर, फिर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वेव की, तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास दो तरीके के ग्राफ बनते हैं जिनसे वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली जाती है। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम है और एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। क्या फर्क है दोनों के अंदर, ये देख लो। देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ जो होता है ना आपका, वो आपकी वेव का क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है कि भाई मैं पूल के साइड पे खड़ा हुआ, सही, जैसे ये पूल है मेरे पास यहाँ पे, सही, और मैं इधर खड़ा हुआ, मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो वेव है वो ट्रेवल करती हुई जा रही है। सही, वेव ट्रेवल करती हुई जा रही है। मैंने यहां से खड़े होकर जैसी इस तस्वीर अगर मैं ले लूं इस वेव की, तो ये तस्वीर जो है ना, ये ग्राफ बन के सामने है कि डिस्टेंसेस के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से वहां पे क्रेस्ट है या ट्रफ, आपको ये ग्राफ बता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है। ये चीज जो है ये यहाँ पे कह लो कि ऑब्जर्वेशन के लिहाज से आता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो दूसरा ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ आपको उस वेव पे, मिसाल के तौर पे उस वेव में कहीं यहाँ पे मैंने एक बॉल फेंक दी है, सही, और मैं इस बॉल की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बॉल किस तरह से ऊपर और नीचे अपनी जगह पे मूव कर रही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ आपको उस एक पार्टिकल की, उस एक पॉइंट की मूवमेंट बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई किस वक्त वो पॉइंट ऊपर गया, किस वक्त वो पॉइंट नीचे आया। ये वक्त के साथ, ये पूरी वेव की शक्ल नहीं दिखाता ये ग्राफ, अभी बता रहा हूँ। इट विल नॉट टेल यू द शेप ऑफ द एंटायर वेव, इट वुड टेल यू कि भाई how is the point on that location, on that wave moving with respect to time, at what instant it's at the top, at what instant it's at the bottom, ये चीज पता चलती है। तो ये आपके पास कह के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में फर्क है। एग्जामिनर दोनों ग्राफ है और इंफॉर्मेशन आपको दोनों ग्राफ से मिलती है। इस फर्क के पता होना चाहिए कब कौन सा ग्राफ यूज हो रहा है। जैसे आप अगर ग्राफ देखें आप, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में आप वेवलेंथ शो कर सकते हो। क्या होती थी वेवलेंथ? एक वेव की लेंथ, इन शॉर्ट अगर बोलूं मैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूं तो एक वेव की लेंथ है ये, मतलब एक कंप्लीट वेव कितनी बड़ी बनी है उसको जज करने के लिए उसके मीन पोजीशन से अगले मीन पोजीशन तक का भी फासला नोट कर सकते हो, और चाहो तो क्रेस्ट से क्रेस्ट भी नोट कर सकते हो।
या ट्रफ से ट्रफ। और इसी तरह वेवलेंथ डिफाइन की जाती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। डेफिनेशन लिखी हुई है, कहाँ गई वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाला, मतलब फौरन दूसरा वाला। वरना क्रेस्ट तो बहुत सारे होंगे ना यार। अगर मैं वेव बना दूं, एक इस तरह से वेव बना दूं, तो कोई बोले सर यहां से लेके यहां तक भी क्रेस्ट तक का फासला अगर हो तो क्या ये भी वेवलेंथ होगी? नहीं भाई, ये वेवलेंथ नहीं है। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, एक क्रेस्ट उसका अगला क्रेस्ट, उन दोनों के दरमियान का फर्क आपका वेवलेंथ। और इसी तरह टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स को भी बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के लिए टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन, वो चीज आपके पास क्या लो के वेवलेंथ कहलाती है। फिर इसी तरह से एम्पलीट्यूड होता है। अच्छा, वेवलेंथ को एक चीज और, वेवलेंथ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे शो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसका जो एक्स एक्सिस है वो टाइम का एक्सिस है ना, डिस्टेंस का एक्सिस थोड़ी है जो वेवलेंथ शो करोगे। वेवलेंथ तो मीटर्स में है, उसे डिस्टेंस के हिसाब से शो होना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस में आप टाइम पीरियड शो करते हो। इसमें आप टाइम पीरियड शो करते हो, एक वेव बनने का टाइम कितना था। और इस टाइम को भी आप मीन पोजीशन से मीन पोजीशन तक भी शो कर सकते हो चाहो तो। आप क्रेस्ट से क्रेस्ट भी शो कर सकते हो उस टाइम को, मतलब आप चाहो कि भाई यहां से लेके यहां तक बना के दिखा दो कि भाई ये टाइम पीरियड है, कोई गड़बड़ नहीं। आप ट्रफ से ट्रफ बना के दिखा दो कि भाई ये टाइम पीरियड है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं, आप शो कर सकते हो उसको। तो याद रखना, एक्सिस देख के मार्क करना कि ये वेवलेंथ है या ये टाइम पीरियड है। अक्सर बच्चे बस जहन में ये रखते हैं भाई क्रेस्ट से क्रेस्ट वेवलेंथ होती है, अब वो एक्सिस ही नहीं देखते कि भाई ये डिस्टेंस का एक्सिस था या टाइम का एक्सिस था। वो टाइम के एक्सिस पे क्रेस्ट से क्रेस्ट मार्क करके शो कर देते हैं भाई ये वेवलेंथ। यार कैसी बातें कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वेवलेंथ सेकंड्स में कहां से हो सकती है? वेव लेंथ है, लेंथ मीटर्स में होगी। एक्सिस देखो, डिस्टेंस के एक्सिस में मार्क हो गया खाली ये चीज। इसलिए ये देख के समझ के आपको मार्किंग करनी होती है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना ऊपर जा रही है वेव, मिनिमम कितना नीचे जा रही है वेव, इस चीज को एम्पलीट्यूड बोला जाता है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। और ये दोनों ग्राफ में शो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो, एम्पलीट्यूड दोनों ग्राफ में शो हो सकता है। और एम्पलीट्यूड की खास बात ये है, वेव जितना ऊपर जाएगी उतनी नीचे भी है। इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये ऊपर ज्यादा गई भी है नीचे कम आई भी है, लेकिन वेव जितनी ऊपर जाती है उतनी ही नीचे आती है आपके पास। अगर +2 है तो -2 होगा, अगर +10 है तो -10 होगा। सही, जितना ऊपर वेव जाएगी उतनी ही नीचे आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वेव क्रेस्ट ज्यादा बनाए ट्रफ कम बनाए। इन बातों का हम थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। अभी तो मैं लेसन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, कल की क्लास में इसको हम आगे और मजीद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा हो गया आज के लिए। फिर यह है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन तमाम चीज़ों का मैं एक साथ जिक्र कर लूँ। ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसका PDF। सही है, ताकि आप उसको पढ़ सको, देख सको, और प्रैक्टिस को हम स्पीड अप कर सकें। ठीक है, बाकी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लीव मत करना। उसके लेक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर इसीलिए किए ताकि आप उसको पढ़ सको, समझ सको, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।